हम इस वक्त आदमपुर में हैं और आदमपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनावों के लिए सियासी मंच पूरे तरीके से सज चुका है। कांग्रेस पार्टी के लिए इन चुनावों को आप सेमीफाइनल की रेस भी कह सकते हैं। और इस खास मौके पर हमारे साथ एक खास शख्सियत है। ये खास शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जयप्रकाश जी हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इन उपचुनावों में। बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार पर। धन्यवाद जी। इन चुनावों को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस के लिए भी, खुद के लिए भी इन चुनावों में कितने % चांसेस हम माने कि जयप्रकाश एक मर्तबा फिर विधायक बन रहे हैं? 100%। 99 नहीं है। लोगों ने मन उसी दिन बना लिया था वैसे तो, जिस दिन कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया। ये देश की आज़ादी के बाद मैं लोकसभा में, विधानसभा में पिछले 36 साल से हूँ, तो ऐसा पहला आदमी मैंने देखा है जिसने पार्टी के साथ तो विश्वासघात किया, जनता के साथ भी धोखा किया। तो इसलिए जब इन्होंने इस तरह का ये घिनौना कर्तव्य किया तो उसी वक्त पार्टी ने फैसला कर लिया था कि पार्टी से निकलना ही है। और जिस दिन इसने इस्तीफा दिया उसी दिन पार्टी इलेक्शन मूड में आ गई थी और हमने देख लिया था लोगों का मूड ये है कि अब की बार इसको हराएंगे। आपने दो बातें बोली, मैं उन दो बातों से ही सवाल को उठाता हूं। आपने कहा कि जीत 100% है। दूसरा, आपने कहा कि कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से पार्टी से गए वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके का काम उन्होंने किया। तो आप यहां से कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस पार्टी से जाना, इसे अपने लिए प्लस मान रहे हैं? इस आधार पर आप कह रहे हैं कि 100% आप जीतने वाले हैं, या फिर इसके पीछे के रीजन और भी कुछ? नहीं, इसके पीछे दो है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में रहे और इसने कभी भी विधायक थे 5 वर्ष। मैं और कुलदीप दोनों विधायक रहे जी। मैं इंडिपेंडेंट था। कुलदीप बिश्नोई ने कभी भी 5 वर्ष का जोश है और 3 वर्ष ही हो गए, 8 वर्ष से अपने इलाके की आवाज़ कभी विधानसभा में नहीं उठाई। अब आप देखिए, जनप्रतिनिधि अपने इलाके की आवाज़ नहीं उठाएगा, सरकार से कहेगा नहीं, कोई अपने इलाके की जो प्रॉब्लम है उनको क्वेश्चन नहीं लगाएगा, सरकार से जवाब नहीं मांगेगा, तो आप ये बताइए कि कैसे काम चलेगा, कैसे विकास होगा। मैं कलायत से इंडिपेंडेंट विधायक था। मैंने कलायत में 2 गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स राजेंद्र में कलायत में बनवाए। हमने वहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए, वाटर सप्लाई का प्रोग्राम कराया, सड़कें बनवाई। विपक्ष का विधायक भी सत्ता पक्ष से काम करवाता है, सत्ता पक्ष से उसके काम करने पड़ते हैं। क्योंकि ये मुकाबला अगर हम देखते हैं तो ये मुकाबला अनुभव बनाम युवा है। तो इस अनुभव बनाम युवा की लड़ाई को कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ भव्य है, दूसरी तरफ आपका अनुभव है, आप पेट्रोलियम मिनिस्टर तक रहे हैं, सेंटर में बहुत काम आपने किया है। तो आपके लिए ये चुनाव कितने अहम हो जाते हैं, क्योंकि आप ये सारी चीजें देख चुके हैं? और एक पीढ़ी है जो बीजेपी से अब आ रही है आगे, जो युवा है, भव्य बिश्नोई है, उन्हें आप कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं अपने लिए? वो हमारी लड़ाई भव्य से नहीं है। ये लड़ाई 2 नेताओं के बीच है, 2 दलों के बीच है। ये लड़ाई है कांग्रेस वर्सेज भारतीय जनता पार्टी। ये लड़ाई है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेज मनोहर लाल। क्योंकि एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है, मनोहर लाल जी जाने वाले मुख्यमंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए लोग जाने वाले को, जैसे हम हिंदू लोग हैं तो सूर्य जब अस्त होता है कोई पानी नहीं चढ़ाता, जब सूर्य उदय होता है तभी पानी चढ़ता है। तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस पार्टी का सूर्य उदय है, तो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। ठीक है, मैं आपकी बात को ही थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं, क्योंकि आप बहुत खूबसूरती के साथ शब्दों से खेल जाते हैं। आपने कहा कि ये लड़ाई 2 पार्टियों की तो है, साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल की है। तो मैं इसमें ऐड कर देता हूं, क्या ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की भी है? नहीं, तो स्टेट मैटर है। तो स्टेट मैटर में 2 स्टेटों के बीच की रहती है। तो मैं आपसे फिर ये जानना चाहूंगा कि जब पहली मर्तबा बीजेपी ने अपने दम पर वो सत्ता में आए थे, उस वक्त किसकी लड़ाई थी? स्टेट ही था, लेकिन मोदी के मैजिक से ही वो सत्ता पर काबिज हो गए थे। नहीं, देखिए, उस वक्त देश और प्रदेश की स्थिति अलग थी। आज वो स्थिति बदली हुई है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज हरियाणा में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, 34-35% है। आज लैंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल क्लैप्स हो चुकी है हरियाणा में। तो यानी कि बहुत से इश्यूज है। आज किसान सड़क पर है, आज मजदूर सड़क पर है, आज कर्मचारी सड़क पर है, बेरोजगार नौजवान सड़क पे है। आज आदमपुर के अंदर इतना बड़ा जुलूस नौजवान साथियों ने निकाला, यानी सरकार ने बच्चों के साथ मजाक किया हुआ है। आज वैकेंसी निकाल दी, कल वो रद्द कर दी, 1-1 हज़ार रुपया हर साथी का लग जाता है। तो मतलब ड्रामे की सरकार बन गई। इसलिए
इसके खिलाफ हर वर्ग दुखी है सरकार से। लेकिन आप बड़ा इंटरेस्टिंगली आप राहुल गांधी और मोदी के कंपैरिजन से पीछे हट गए। आप ये मान रहे हैं कि मोदी और राहुल गांधी का कंपैरिजन नहीं हो सकता? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? राहुल जी अपने काम पर लगे हुए हैं। तो राहुल जी तो मैं कहता हूं कि मोदी जी तो जिस तरीके से बात करते हैं उनमें राहुल जी में बड़ा भारी अंतर है। वो अपनी जगह, वो अपनी जगह। आज लड़ाई है स्टेट की। जब सेंटर का इशू आएगा तब उस पर हम चर्चा करेंगे। और सेंटर का इशू जब आएगा, पार्लियामेंट जब होगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, देश में पहली मर्तबा 3,500 किलोमीटर की यात्रा किसी नेता ने की। एक छोर से दूसरे छोर तक है, किसी ने नहीं की ना आज तक। और आप ये देखिए राहुल जी का हौसला, राहुल जी का जोश। क्या आपने कभी, आज मेरे ख्याल में काफ़ी दिन हो गए उनको, क्योंकि मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, तो उनमें मेरे को उनका चेहरे को देखिए, कभी उनके चेहरे के ऊपर थकावट या उनको थोड़ी सी भी कोई दिखाई दे रहा? तो राहुल जी का भी यही है। लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर का मैटर नहीं है, ये प्रदेश का मैटर है, तो प्रदेश की बात ही करनी चाहिए। तो आप ये मान रहे हैं कि इन चुनावों से भूमिका तय हो जाएगी, यहां से आप कहें कि एग्जाम्पल सेट हो जाएगा? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि यहां से दिशा और दशा प्रदेश की तय होने वाली है। अगर चुनावों में आपको जीत मिलती है तो एक तरह का सेमीफाइनल आप जीत जाएंगे। बिल्कुल। और जो आप कुलदीप बिश्नोई के लिए कह रहे थे कि वो पार्टी छोड़कर गए, बीजेपी में चले गए, राज्यसभा में जिस तरीके से चीज़ें हुई उसे लेकर हमने बीजेपी से भी सवाल किए, जेपी दलाल से हमने सवाल पूछा, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उन्होंने वोट किया। कांग्रेस के तो कुछ और भी ऐसे नेता थे जो औरों को वोट कर गए, यानी विद इन कांग्रेस बहुत से डिफरेंसेस हैं। बेचारे जेपी दलाल को मालूम नहीं है, वो बाई डिफॉल्ट पहली बार करके आए, उनको ज्ञान नहीं है कि किसी और ने ऐसा नहीं किया। और नंबर 2 कि जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई ने जिनको वोट किया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सपोर्टेड बाई भाजपा है, तो इन्हें भाजपा को वोट दिया है। और मनोहर लाल जी ने खुद माना है। अब जेपी दलाल की तो यादाश्त कमजोर है या फिर आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए तो इस पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। इसीलिए आपको देखिए पिछली टर्म में 2014 से 19 तक जितने मंत्री थे 50,000 से कम कोई नहीं आ रहा। बुरी हालत तो इनकी। तो आप भी यही है कि उनको ज्ञान नहीं है। जयप्रकाश पहली बार आया ना, तो जिस तरह की बात वो करते हैं, हमारा एक ही विधायक है, दूसरा तो कैंसिल हुआ है, वो वोट की दूसरी पार्टी को नहीं गया। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। अगर बीजेपी की बात कर लेते हैं और बीजेपी की नेताओं की बात करते हैं तो कहते हैं जयप्रकाश तो बाहर ही है, वो तो बाहर से आए हैं। भारी तो हूँ मैं, वजन ज़्यादा है, 102 किलो है। भारी नहीं, वो बाहरी हैं। ये भी इनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और जयप्रकाश का कैंडिडेचर जब कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया, ये उसी दिन याद क्यों आया? जब मैं यहाँ से 2009 में चुनाव लड़ा लोकसभा का, 2009 में लड़ा विधानसभा का, 2011 में फिर लोकसभा का, मैं लगातार, मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ पार्लियामेंट के सबसे ज़्यादा चुनाव मैंने हिसार जिला से लड़े। आदमपुर हिसार जिला का पार्ट है कि नहीं? बिल्कुल। मैं 5 बार हिसार जिला से मैं एमपी और एमएलए रहा हूँ। एक मेरा भाई रहा, एक बार एमएलए मैं रहा, 3 बार मैं एमपी रहा। तो मैं बाहर का कैसे हूँ? चलिए, आप कह रहे हैं कि 100% आप जीत रहे हैं, ये सुनने में बहुत अच्छा है। और लाजमी तौर पर आप जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस इसका मतलब मिल रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो बिश्नोई परिवार की लीगेसी है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से वो यहाँ से राजनीति भी करते रहे, उनके पिता भी, और एक परिवार हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पीछे से लेकर लगातार यहाँ से चुनाव लड़ता है। क्या ये चैलेंज है कि वो कांग्रेस में थे, जो कांग्रेस का स्टॉन्च वोट था, कहीं वो उनके साथ ही ना चला जाए, वो कांग्रेस में रहे, उसे रिटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस का वोटर पहले भी नहीं कभी गया। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, कुलदीप बिश्नोई ने 2009 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। एक तो इन लोगों को झूठ बोल रहा है, झूठा बहुत है, अनाउंस कर दिया कि मैंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने भी कुलदीप बिश्नोई से भाजपा से प्रश्न करना चाहिए। 2007 में पार्टी बना ली, अपने स्वर्गीय पिताजी का और चौधरी धर्मपाल जी मलिक जो आज कांग्रेस पार्टी में, उनका तो रेजिग्नेशन करवा दिया, लेकिन खुद इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने इस्तीफा दिया 2009 में। कितनी बड़ी झूठ बोल ली। और 2009 में जब उन्होंने यहाँ से असेंबली लड़ी तो कांग्रेस की तरफ से मैंने लड़ा। तो आप बताइए उस वक्त में भारी नहीं था क्या जब 2009 में लड़ा? और 2009 में बाई डिफॉल्ट
मेरी किस्मत थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, इलाके के लोगों को मालूम है। रात को लोग तो मुझे जिता करके सोए थे, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई, मैं चुनाव हार गया। कुलदीप बिश्नोई को अंदर से पता लग गया कि तेरा समय जा लिया है। एक ही बार जीता ना कांग्रेस के खिलाफ, तभी जाके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, गठबंधन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि इसके पल्ले कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ गया। और जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, कितनी पानी पी पी करके इसने उस पार्टी को कोसा है, आप वीडियो देख रहे हो। उसके बाद बहन मायावती जी के पास चला गया। मायावती जी ने तो पहली बार में उनकी शायद जनरल सेक्रेटरी का बयान आया कि तो टेलीफोन ही किसी की नहीं उठाता, उन्होंने इसे गठबंधन तोड़ दिया। 2014 में एक परिवार विशेष, एक व्यक्ति विशेष से इस तरह का गठबंधन करके यहाँ से सीट जीत गया। 2016 में शुरुआत में 1 साल भी विपक्ष में नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी में गया। और जिस कांग्रेस पार्टी को 2009 में पानी पी पकड़ के गालियाँ देता था, तरह तरह के आर्गुमेंट प्रचार करता था, उसी पार्टी में जाकर के फिर बैठ गया। लेकिन जयप्रकाश जी, कहीं ये राजनीति का स्वरूप ही तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने फिर अपना भी क्यों लिया, बीजेपी को भी वही किया, बीजेपी ने भी अपना लिया, तो ऐसी राजनीति चलेगी? नहीं चलनी चाहिए। मैं इस बात के खिलाफ हूँ। ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए पार्टियों ने, और ये पार्टियों की कमजोरी है। ऐसे बेवफा आदमी को जो स्थायित्व जिसमें नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो उसको लेकर के जो नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी तो मजबूत हुई है जिस दिन से गया। आप ये देखिए कि ऐसा आदमी जो जात पात का जहर फैलाए, उन्हें ये कहा ना कि भाई उदय भान जी ना तदर बेकार, उनको कुछ जानता नहीं। उसको इस बात का ज्ञान नहीं था क्या कुलदीप बिश्नोई को? वह तो स्कूल में पढ़ता था उदय भान, जब विधानसभा का सदस्य बना था। बहुत सीनियर है, 4 बार का है, 4 बार कुलदीप एमएलए बने, 4 बार उदय भान जी एमएलए, संगठन में रहा है पार्टी के में। तो एक दलित समाज के में पैदा होकर के नेता बनना क्या अपराध है या गैर कानूनी? तो यहाँ से हम ये भी देख रहे हैं, बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही है, और ये दलित कार्ड यहाँ वहाँ खेला ज़रूर जा रहा है। जो दलित वोट है, और जो आदमपुर की स्थिति की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ की स्थिति क्या है, वो स्थिति ज़रा पहले हमारे दर्शकों को समझा दें कि आपके हिसाब से क्या गणित है। देखिए, यहाँ गणित जो है, अगर कास्ट की बात करें, सिंगल लार्जेस्ट सबसे बड़ी कास्ट है जाट जी, उसके बाद है बिश्नोई, उसके बाद फिर दलित जी, और उसके बाद है फिर बैकवर्ड। जो दूसरी हैं जातियाँ, जैसे ब्राह्मण हैं या पंजाबी हैं या महाजन हैं, तो इनकी तादाद 6-6, 7-7, 5-5, 6-6, 4-4 हज़ार की। तो इसके हिसाब से जिस तरह का कांग्रेस ने दलित तो समझो पूरा ही मिल रहा है, जाट समाज मैक्सिमम मिल रहा है। जो हमारे महाजन भाई हैं, अग्रवाल भाई हैं, वो मंडी की दुर्दशा, मंडी की बदहाली और मंडी में जो कारोबार चौपट हुआ, और पिछले दिनों मंडी के अंदर लोगों के घरों में सीवरेज का पानी आया। आप मंडी में जाकर के किसी भी दुकानदार से कल पूछोगे तो यही कहेगा कि आदमपुर में तो काला पानी जैसा काम है। जैसे अंग्रेज के ज़माने में सज़ा देते थे ना काले पानी की, तो आदमपुर में आज भी नालियों में मतलब वाटर वर्क्स की तरफ से पानी मिक्स होकर के गंदा आता है। तो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को मिलाकर के लोगों ने निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी के बिना बात नहीं बनने वाली। मतलब बिश्नोई समाज पर तो आपने कांटा पहले ही लगा दिया है, क्योंकि खुद कुलदीप बिश्नोई वहाँ से आते हैं, भव्य बिश्नोई वहाँ से आते हैं, और आप कह रहे हैं कि जाट पूरे तरीके से आपके साथ आने वाले? हाँ, जाट आएगा और दलित भी? दलित आएगा, बैकवर्ड आएगा, महाजन आएगा। हमें हर देखो, मैंने नहीं लगाया, क्योंकि जिस तरह का पिछले दिनों में बताता हूँ कि हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट चौधरी उदय भान असरामा गांव है, वहाँ पब्लिक मीटिंग करने गए, तो जाति विशेष के लोगों ने उनकी कुर्सी खींच ली, तो दलित समाज में इस बात का गुस्सा तो हुआ। तो वो जो गुस्सा है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना टाइम से। आप जाओगे अलग अलग, यहाँ अलग अलग गाँव की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, ठीक है ना जी। आप जाकर के देखोगे वहाँ किस जाति के, अमुक जाति के खिलाफ एक संगठन बन चुका है। जाति विशेष के लोगों का बहुत लंबे अरसे से यहाँ पर बर्ताव रहा है,
और दलित को, पिछड़े वर्ग को, दूसरे लोगों को दबाया बहुत गया है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान आया। तो मेन कंपटीशन आप बीजेपी को ही मान रहे हैं या फिर आईएनएलडी और आप भी कहीं दिखने वाली है? बीजेपी की बी सी टीम बीजेपी के लिए काम कर रही है। कौन सी पार्टी? तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी, आप और आईएनएलडी एक साथ है और कांग्रेस पार्टी और जयप्रकाश एक तरफ? हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बस ये है ना, आप देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं भी विपक्ष की एकता के लिए मैं काम करूंगा। जब प्रमुख विपक्षी दल यहाँ चुनाव लड़ रहा है तो इन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, 1.5 महीने में पलट गए। इनके उम्मीदवार की वोट बहुत ही कम आएंगी। तो लोग इस बात को समझते हैं ना, जो आईएनएलडी को वोट देगा उसका सीधा लाभ बीजेपी को होगा। और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को भी यहाँ कोई सीरियस नहीं लेता और ना ही पार्टी को कोई सीरियस लेता। लेकिन आम आदमी पार्टी तो पूरी जान फूंकने की कोशिश कर रही है। 2 सीएम है उनके पूरे देश में, एक पंजाब में और एक दिल्ली में। वो भी यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ का सफर तय करते हैं और कोशिश। देखिए, यही तो चीज़ नुकसानदायक है कि पंजाब में इनकी सरकार है। भगवत मान जी ने बयान दे दिया कि हरियाणा का चंडीगढ़ में कोई हिस्सा नहीं है। आपको याद होगा? बिल्कुल। जब हमारा इतना विरोध करता है यहाँ के लोग क्यों वोट देंगे? एसओएल के मसले पर भी स्टैंड उसी तरीके का स्टैंड है। तो आम आदमी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, इस इलाके का कोई आदमी पसंद नहीं करता। तो इसलिए लोग ये समझते हैं भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की को 1500, 2000, 500 वोट आ जाएंगी, तो उससे क्या फायदा होगा उनको वोट खराब करके। मुकाबला है मुख्य विपक्षी दल में कांग्रेस का और बीजेपी का, और वो भी अब बहुत पिछड़ चुकी है बीजेपी। उसका उदाहरण देता हूँ। कल ही हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कभी तो डीटीपी के लोग जाए, कभी कोई लोग जाए, उनको परेशान करे। हमारे साथियों के स्कूल थे, हमारे साथियों की फैक्ट्री थी, हमारे साथियों के परिवारों के लोग सर्विस करते थे, सबों के ऊपर ऐसा दबाव डाल दिया। तो इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन ये दर्शाती है कि बीजेपी चुनाव हार गई। सर, मैं वापस कांग्रेस पर आता हूँ। कांग्रेस पार्टी खुद के लिए ही कहीं ना कहीं मुसीबतें पैदा कर देती है, ऐसा अमूमन कहा जाता है, क्योंकि विद इन कांग्रेस ही बहुत बाइफिकेशन दिखती है, यानी बहुत अलग अलग चीज़ें दिखती है। लेकिन अब जब उदय भान ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है, तो क्या लग रहा है आपको कि एक स्टेबिलिटी पार्टी में जो है आएगी? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरपरस्ती में ये तमाम चीज़ें चल रही है, इन चुनावों की बात करते हैं या फिर आने वाला जो समय? ऐसा ही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरपरस्ती में ही कांग्रेस आगे बढ़ी है। उदय भान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो जोड़ी आगे बढ़ी है, इसमें कॉम्बिनेशन था किसान और मजदूर का, वो दोबारा से फिर संगठित हो चुका है। व्यापारी सरकार से परेशान है, तो इसलिए कर्मचारी सरकार से परेशान है। आज जो चारों वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, आज इकट्ठे हो गए, तो इसलिए यह भी सीट जीतेंगे और आगे भी हरियाणा में सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी। चलिए, मैं मुद्दे पर आता हूं कि जो ये पूरे चुनाव हो रहे हैं, जयप्रकाश किन मुद्दों पर इन चुनावों को लड़ रहे हैं? कौन कौन से वो मुद्दे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, लाचारी, आदमपुर हल्के की दुर्दशा। आपने देखी होगी, सड़कें बड़ी सुथरी हैं, सड़क कहीं नहीं है, खड्डे खड्डे हैं। मतलब सड़क में खड्डे तो सुने, लेकिन आदमपुर में आपको खड्डों में सड़क दिखाई देगी। यहाँ ना सीवरेज है, ना वाटर सप्लाई है। एक हमारे 5-6 गांव हैं, बीड़, बबरान, ढंढूर, जो हिसार के सटे हुए हैं। पहले भी मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में रहे और हिसार असेंबली में रहे। तो उस वक्त हमने प्रयास किया था कि लाल डोरा बना दिया जाए ताकि उनको मालिकाना हक मिल जाए। चलो, हमारी सरकार चलेगी, नकम्मी सरकार आ गई, इसने लाल डोरा ख़त्म कर दिया। अब वहाँ के जो गरीब लोग हैं, सरकार ने उनको नोटिस, जब भी चुनाव आता है नोटिस दे देती है कि आप या तो आप ये मकान खाली करो, वरना हम इनको डिमोलिश करेंगे। भाई क्यों करेंगे डिमोलिश? जब सरकार ने उनको बिजली दी है, उस वक्त अवैध कॉलोनी नहीं दिखी। जब सरकार ने पानी का कनेक्शन दिया है सरकार ने, उस वक्त अवैध कॉलोनी नहीं दिखी। मैं मेंबर पार्लियामेंट था, मैंने वहाँ चौपाड़े बनाई है। उस वक्त MP लेट क्यों खर्च करनी थी अवैध कॉलोनी के ऊपर? सड़कें बनवाई हैं, स्कूल बनाया है, चौपाड़े बनाई है। तो आप ये बताइए कि आज चुनाव के समय में उनको नोटिस क्यों? तो इसलिए ये सारे से इस सरकार को पता चल चुका है कि हरियाणा में बीजेपी बुरी तरीके से फेल है, बुरी तरीके। 2 चीज़ इकट्ठी होगी,
बीजेपी के गुनाह और कुलदीप के गुनाह, उन गुनाहों को कौन माफ करेगा? दो गुनाहगार इकट्ठे हो गए। तो मुद्दों में बेरोजगारी के साथ साथ ये दो मुद्दे भी आप कह रहे हैं कि बड़े हैं, एक कुलदीप का और दूसरा बीजेपी का नाकाम किया हुआ। लेकिन 8 साल पूरे हुए सरकार को और सरकार ने अपनी एक लंबी फहरिस्त बताई, सीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि हमने 8 साल में ये तमाम काम किए 5+3, और जो 2 साल बचे हैं उसमें हम बहुत से और काम करेंगे। साथ ही उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि कोविड बीच में रहा जिस वजह से हम बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाए। तो उन तमाम चीज़ों पर क्या टिप्पणी रहेगी जयप्रकाश की? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अभी तक 8 साल में एक भी मेडिकल कॉलेज का 2-3 का शिलान्यास किया है, उसका उद्घाटन नहीं कर पाए। कोई एक्सप्रेस हाईवे इन्होंने जमीन एक्वायर करके नहीं बनाया। ये सारे प्रपोजल तो हुड्डा साहब की सरकार की थी, कांग्रेस की सरकार की थी। इन्होंने काम, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो। 2 मेडिकल कॉलेज हैं, वो आज तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एक एम्स की बात बार बार करते थे, इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया। हुड्डा साहब ने एम्स का जो एम्स पार्ट 2, ये समझो आप बादड़ी के पास को, झज्जर जिला में बन रहा है। 17 अलग अलग डिपार्टमेंट बनने थे, एक कैंसर का बन के सारा बंद करवा दिया। मैं कहता हूँ इससे नालायक और नकम्मी सरकार को हो सकती है। अपने इलाके में इतनी बड़ी केंद्र सरकार की प्रपोजल आए और उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया, जबकि जमीन एक्वायर की हुई है। और रिकॉर्ड में है कि पार्लियामेंट में जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्वेश्चन किया तो उस वक्त उसके हेल्थ मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि सारे अलग अलग डिपार्टमेंट वहाँ बनेंगे। एक भी डिपार्टमेंट नहीं बना। एक नया एम्स की बात बार बार करते रहे रेवाड़ी में, आज तक भी उसके एनजीटी से क्लियरेंस नहीं करवा पाए। तो कितनी सीरियस है, कितनी संवेदनशीलता है इस सरकार में, वो तो आपने देख ही ली। तो सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है। सरकार ने तो सिर्फ, अब नौकरियों में कितना भ्रष्टाचार है, यानी कि आज़ादी के बाद पहली सरकार है जिसके एचपीएससी के दफ्तर में 3-3 करोड़ रुपया पकड़ा गया हो। फिर तो आज भी भाजपा कहते हैं ना चिट्ठी, ना खर्ची, ना पर्ची, ये कहते हैं ना। आज खर्ची भी सबसे ज़्यादा है, पर्ची सबसे ज़्यादा चलती है। एक डिपार्टमेंट, एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। तो ये सारा हो कहाँ से रहा है? ये जैसे व्यापम घोटाला था ना मध्य प्रदेश का, उसी तरह का एक घोटाला यहाँ हरियाणा। लेकिन हम देखते हैं कि जब जब नरेंद्र मोदी इस रीजन में आते हैं तो सीएम मनोहर लाल की बहुत तारीफ करते हैं। अमित शाह अभी फरीदाबाद में थे तो वहाँ पर वो तारीफ कर रहे थे। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? और आप जो ये तमाम बातें कर रहे हैं, क्या इन बातों के बीच में आप सीएम को घेर रहे हैं या उनके आसपास के लोगों को घेर रहे हैं? क्योंकि खुद कांग्रेस के कुछ लोग ये बात कह चुके हैं और कई बार कह चुके हैं कि सीएम तो ईमानदार है। देखिए, बात सीएम की ईमानदारी की नहीं है, सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सीएम का कोई भी लेफ्ट और राइट या उसकी सरपरस्ती में कहाँ गलत काम होता तो जिम्मेवारी सीएम की है, किसी दूसरे की नहीं। सीएम को ये नहीं पता कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप किसी भी तहसील में जाइए, बिना पैसे तो रजिस्ट्री में नहीं होती, या हालत यह है कि बिना पैसे तो एफआईआर दर्ज नहीं होती, बिना पैसे तो राय सूट भी नहीं लगते, बिना पैसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो इसलिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नंबर 2, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ये चीफ मिनिस्टर ने देखना चाहिए ना जी। बेरोजगारी चीफ मिनिस्टर देखेगा, कोई और देखेगा? जो आपकी सरकारी नौकरियों में भर्ती है उसको मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, तभी फिर उसमें जब पार्टी आएगी, पार्टी को हेड को रन कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो उनकी फेलियर तो साथ में आएगी। और आज तो और बढ़िया काम हो गया, बीजेपी तो फेल हो ही रही थी, एक फेल हुआ आदमी वो शामिल हो गया उसमें, कि जब भी कुलदीप बिश्नोई जिस पार्टी में जाता है उसी का सत्यानाश करके आता है। तो कुलदीप बिश्नोई से तो बहुत गहरा प्यार आपका लग रहा है। एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आदमपुर की जो जनता है, अगर वो आपको विजय पथ पर आगे बढ़ते हुए देखती है और आप जीत जाते हैं, तो वो कौन से ऐसे काम होंगे जिन्हें आप प्राथमिकता के साथ करेंगे? विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए तो आप जाने ही जाते हैं। यही तो है कि कुलदीप बिश्नोई कहता है मैं विपक्ष में था। अरे जयप्रकाश भी तो विपक्ष में था। जयप्रकाश बोलता था कि क्यों नहीं बोला, या तो इसमें अहंकार है या फिर इसकी सोच कमजोर है। तो इस तरह का मैंने पहले ही एमपी देखा है जो खुद मनोहर लाल जी ने भी इसका जवाब देना पड़ेगा आदमपुर में जब आएंगे। मनोहर लाल जी ने असेंबली में खुद कहा था कि इसकी हाजिरी तो 10% है,
किसी ने कभी हमसे कोई सवाल किया ही नहीं। जब इस तरह के व्यक्ति को फिर क्यों पार्टी में लिया, क्यों लिया पार्टी में? तो इसलिए मैं तो सबसे पहले, हमारा एक प्रोजेक्ट है, लाखपुल एक नहर है, लाखपुल से एक नहर हमने मंजूर करवाई थी बांडाईडी बुड़ाक तक। उससे बहुत वो डेजर्ट टाइप इलाका है, नहर चलेगी, खोदेगी तो वहाँ खेतों को पानी मिलेगा। तो उससे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कोई दूर करता है वो है कारखाना खेती जी। दूसरा है जो आदमपुर शहर की बदहाली, सीवरेज है, वाटर वर्क्स है, अपना वाटर सप्लाई है, सड़कें हैं, और जितने भी यहाँ सरकार, हमने एक कम्युनिटी सेंटर बनवाया था उटा साहब ने, उसको रिपेयर नहीं करवा सके लोग, तो इन चीज़ों को हम करवाएंगे। तीसरा हमारा है एक प्रोजेक्ट, वो जो मैंने बताया था बीड़ बबरान ढंडूर, उनको मालिकाना हक में दिलवाऊंगा। चौथी लड़ाई है मेरी खतरनाक, जो एक आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और जो NHM के कर्मचारी, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज जो इन्होंने की थी, उनको लेकर के भी हम एक लड़ाई लड़ेंगे कि नौकरी दो, पक्की दो। तो बेरोजगारी का इशू बड़ा खतरनाक है। कुछ कर्मचारियों की ऐसी डिमांड है, आप कह रहे हो कि मोदी जी तो मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपा गई, ठीक है, क्या मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि हम गेस्ट टीचरों को पक्का करेंगे? आज तक नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि हम 5100 बुढ़ापा पेंशन देंगे, आज तो 2500 तक दी। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत से वायदे किए थे, वो तो एक भी पूरा नहीं किया। तो इसलिए मैं जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं हैं, मैं इनको विधानसभा में उठाऊंगा और मैं लोगों को ये दिखाऊंगा कि विपक्ष के विधायक को भी उतनी ही पावर है असेंबली के अंदर जितनी सत्ता पक्ष के विधायक को। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। बेहद शुक्रिया सूर्या समाचार से बात करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो आपने सुना आदमपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जी को, जिन्होंने खुलकर साफ तौर पर बताया कि 4 ऐसे बड़े मसले रहेंगे जिन पर उनकी पूरी कंसंट्रेशन रहेगी। जब वो चुनाव जीतकर विधानसभा में जाएंगे तो उन मसलों को वो उठाएंगे, और वो जीत कर जाएंगे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि 99% नहीं 100% वो इन चुनावों को जीतने वाले हैं। भविष्य के घर में सब कुछ। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। सूर्या समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।